हेलो एस्पायरेंट। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2026 के लिए अभी कल जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि मैंने यूपी पीसीएस में 2024 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और उसमें जो मेरे स्कोर आया था जीएस पेपर वन में, उसमें आया था 115 मार्क्स और जीएस पेपर टू में था 85 मार्क्स। तो उस बार प्री हो गया था और इस बार शायद क्या 2025 की भी मार्कशीट नहीं आई है, तो ये नहीं पता चलेगा कि कितना स्कोर आया है। पर 115 मार्क्स का आसपास आप मतलब समझ लिए, लगभग 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास। क्योंकि 2024 का जो पेपर आया था वो आया था टफ थोड़ा, तो उस साल कट ऑफ कम गई थी। अभी क्या हो रहा है कि पेपर थोड़ा यूपी पीसीएस के लेवल के ही आ रहे हैं जैसे पूछे जाते थे। तो उसमें क्या होता है कि आप अपना स्कोर अगर 90 से 95 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं क्वेश्चन, अगर मान के चलेंगे तो आप सेफ स्कोर में होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे तैयारी करेंगे हम पीसीएस की और कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस पेपर में क्या स्कोर रखना है, हमें क्या टारगेट करना है। जैसे यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि दो पेपर होते हैं बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे, एक जीएस पेपर वन और एक होता है जीएस पेपर टू। दोनों का सेम पैटर्न, बस क्या अंतर होता है यहाँ पे मार्क्स तो 200 ही हैं, यानी 200 मार्क्स का पेपर ये भी है, 200 मार्क्स का पेपर ये भी है। बस क्या फ़र्क है कि जो जीएस पेपर वन है इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर आपको 150 करने हैं, और जो जीएस पेपर टू है यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑफ मार्क कितने करने हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर यहाँ पे 100 क्वेश्चन आने हैं। जीएस पेपर टू तो क्वालिफाइंग है, जैसे यूपीएससी में होता है सेम यूपी पीसीएस में भी होता है, तो इसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब इसके क्वालिफाई में क्या है कि 33% मार्क्स लाने हैं, यानी 100 क्वेश्चन आ देंगे, आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं माइनस मार्किंग हटा के, यानी नेट 33 क्वेश्चन आपके बचने चाहिए। यानी आप लगभग मान के चलिए कि अगर इस पेपर में आप 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे तो आप 35 क्वेश्चन नेट बचा ले जाएंगे आराम से। जीएस पेपर टू इतना टफ नहीं होता है यूपी पीसीएस में, तो यहाँ पे इसके लिए कोई चैलेंजिंग नहीं आता है कि आप पेपर टू में फेल हो जाएंगे या पेपर टू सी सेट यूपीएससी की तरह आता है, निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है जीएस पेपर वन में। पहली बात चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि हमें समय मिलता है 2 घंटे का ही, जैसे सब एग्जाम में मिलता है, चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस का हो। अब 2 घंटे में यूपीएससी में क्या होता है, वहाँ पे हमें मिलते हैं 100 क्वेश्चन, तो हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। पीसीएस में क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हैं 150, तो यहाँ होता है पर क्वेश्चन समय कम घट जाता है, समय हो जाता है कम। और 150 क्वेश्चन करना ही नहीं है, 150 क्वेश्चन करके बाद आपको ओएमआर भी फिल करना है। तो जो है आपको 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं वहाँ से, तो उसके लिए ओएमआर फिल करने में भी 5 से 8 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको। तो मैं क्या तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, आप कैसे एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है कल और 500 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये पोस्टें लगभग बढ़ के 1000+ हो जाएंगी। और आपको करना है कि 6 दिसंबर को एग्जाम होना है, तो आप 6 दिसंबर के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे जीएस पेपर वन में जो प्रीलिम्स के लिए है। इसको मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर वन है, यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ये टोटल मार्क्स जो है आपके यहाँ पे 200 हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150। ये है आपका प्रीलिम्स का नेचर यहाँ एग्जाम का, यानी 200 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको करना है। अब ये जो 200 मार्क्स का टोटल है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्टें आएंगे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ते हैं यूपीएससी के कंपेयर में। उतना डीप भले नॉलेज ना चाहिए हो, पर सब्जेक्ट्स की जो अगर पूछेंगे सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़ा बढ़ जाते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में है तीनों पार्ट का बिल्कुल वेटेज है, ऐसा नहीं है जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज बहुत कम होता है, पर यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट का वेटेज लेके चलना पड़ेगा। पहला एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री आप छोड़ नहीं सकते यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास, तो हमें एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा है मिडाइवल हिस्ट्री, यानी मिडाइवल हिस्ट्री में भी हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे, इसी को क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। एक है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या होगी, आधुनिक भारत का इतिहास। ये हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट। हमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आगे कौन सा सोर्स फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पर पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री। अब दूसरी सब्जेक्ट क्या आएगी, दूसरी सब्जेक्ट आएगी ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी में भी दो यहाँ पढ़ने पड़ेंगे आपको, एक तो पढ़नी पड़ेगी इंडियन ज्योग्राफी और दूसरी पढ़नी पड़ेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे विश्व का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो आप दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप छोड़ सकते हैं। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से इंडियन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट और है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है इसमें पॉलिटी का। पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है थोड़ा, तो आप पॉलिटी को यहाँ पे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और कौन सी आएगी, वो आएगी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, और ये राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो पर्यावरण हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई। इसके अलावा साइंस पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। अब साइंस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंस में तीन पार्ट में यहाँ साइंस मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी फिजिक्स, एक मिलेगी केमिस्ट्री, एक मिलेगी बायोलॉजी। इसके अलावा एक पोर्शन आएगा, वो आएगा साइंस टेक का थोड़ा सा, और बायोटेक का, प्लस बायोटेक। अब ये जो साइंस टेक एंड बायोटेक का पोर्शन पढ़ना है, यानी टेक्नोलॉजी का जो भी पोर्शन पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है केवल करंट अफेयर से, ये ओनली करंट अफेयर्स है। अब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का अगर वेटेज देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बायो का वेटेज इन दोनों से बहुत ज़्यादा है, यानी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी बायो पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट देखेंगे, इसके अलावा सब्जेक्ट देखेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी देखनी, इकोनॉमी में यहाँ कुछ चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती हैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नहीं, जैसे स्कीम्स। अब स्कीम्स के बारे में हमें उनकी डेट पता होनी चाहिए कि कब कौन सी स्कीम कब लागू की गई है। अब एक सेक्शन और बचता है, वो सेक्शन है यूपी स्पेशल का। अब यूपी स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है, यूपी के बारे में पढ़ना है, प्लस यूपी का बजट, ये चीज़ें हमें देखनी है। अब इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें पढ़नी है। अब एक चीज़ सेक्शन आपको अभी पता होगा कि एक चीज़ छूट रही है, वो कौन सी है, वो है करंट अफेयर्स का वेटेज, यानी करंट अफेयर्स। अब यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्या है कि नेचर ऐसा है कि करंट अफेयर्स के हर साल लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 प्लस। अब टोटल 150 क्वेश्चन है, अगर 25 क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप सोचते हैं कि मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ूंगा, मैं कहता हूँ आप 25 में से 5 क्वेश्चन बना ले गए, तो आप अगर टोटल 150 आए थे, तो आप मान के चलिए कि 140 क्वेश्चन आपको आते होंगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आप उसी दिन सुनेंगे, एग्जाम के दिन ही एग्जाम हॉल में बैठ के। तो हमें करना क्या है, अब हम जो 140 में से अगर हम 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ देते हैं, तो 120 क्वेश्चन बचते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, नेट टारगेट हमारा है कि 90 से 95 क्वेश्चन सेफ हो सकता है। हर कैटेगरी वाइज थोड़ा अलग जाएगा, लेकिन अगर आप 95 टू 100 क्वेश्चन बना ले जाएं, तो आप सेफ होंगे पूरी तरह से। तो आपका टारगेट क्या है कि हमें नेट 95 से लगभग 100 क्वेश्चन बनाने हैं। पर अगर आप सिर्फ 120 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो ये टारगेट बढ़ाना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन अटेंड करने का मतलब हुआ कि आपके लगभग 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और इतनी एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे हिसाब से बनाने में, क्योंकि मैंने जितना ये 2 बार एग्जाम दिया और इसका नेचर समझा, तो उसमें मेरे पहली बार में 115 थे, और इस बार का नेट 102 क्वेश्चन बन रहा था, और इससे पहले मैं लगभग 86 क्वेश्चन का नेट बना था मेरा। इस बार 102 क्वेश्चन का नेट बना। तो इसमें क्या खेल है कि इसका खेल ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे, और आप टारगेट करेंगे कि अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 140 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। आप इससे कम, मतलब 140 का मतलब क्या है, 135 से 140 के बीच में होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट 120 किए हैं, फिर तो बहुत मुश्किल लग जाएगा कि कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक्यूरेसी मैटर करेगी। और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ सिली मिस्टेक से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप जब बाहर निकलेंगे, तो आपको एहसास होगा कि अरे ये सवाल कैसे गलत हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज वेटेज किसका कितना है, जैसे मैं बात करूँ आपका हिस्ट्री का, हिस्ट्री का वेटेज कितना हो सकता है। जैसे अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, तो एक तो एंशियंट हो गई, एक हो गई मिडेवल हिस्ट्री, और एक हो गई मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर हम वेटेज वाइज बात करें, तो हम देखेंगे कि ईयर वाइज देख लेते हैं कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हम शुरू करें, मान लो 2000 लास्ट के 3-4 साल का देख लेता हूँ, जैसे 2020, 18-20 से देखते हैं, मान लो 18 से देखता हूँ। तो हम 2018 में क्या देखेंगे कि 2018 में एंशियंट हिस्ट्री के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए आए थे। अब 2018 में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यही 2019 में एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज अचानक से घट गया, और उस साल केवल एक क्वेश्चन पूछा गया। 2020 में आप देखेंगे फिर पुराना पैटर्न फॉलो किया गया, और लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए। अब क्या होता है, 2021 में वेटेज फिर से घटा, और केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए।
तो आप क्या देख रहे हैं, एक साइकिल चल रही है, एक साल कम क्वेश्चन पूछ रहा है, एक साल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 2022 में आप देखेंगे, अब 2022 में फिर से वेटेज बढ़ता है और 9 क्वेश्चन पहुँच जाता है। ये आप देखें कि 2022 में कितना पहुँचा, 9 क्वेश्चन अचानक से वेटेज पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, बढ़ती घटती रहेंगी। अब जब मैंने दिया 2024 की, अगर 2025 की बात करें तो 2025 में हिस्ट्री से टोटल 20 से 22 क्वेश्चन आए थे, तो ये 2025 में आए थे। अब 2025 में हुआ कि जो टोटल क्वेश्चन आए 20 से 22, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे लगभग 4 से 5। अब अगर इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, यानी आप ये मान के चलिए कि ये तो कभी कभार हो गया कि एक क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आए, एवरेज क्या मान के चलेंगे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से 5 प्लस क्वेश्चन आएंगे। अब 5 प्लस क्वेश्चन ये आएंगे, जो इसके लिए करना क्या होगा, तो अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिर्फ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सिर्फ ये नहीं कि जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हैं, हम इसके लिए लगाएंगे घटना चक्र। अब घटना चक्र में करना क्या है, घटना चक्र एक तो हिस्ट्री की इतनी 850-900 पेज की बुक है, आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाएंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें करना है, एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने अपने चैनल पे, जीएस आख्यान चैनल पे क्या किया है, एंशिएंट हिस्ट्री आसान करने के लिए मैंने थीम वाइज एनालिसिस कराया है। थीम वाइज एनालिसिस वीडियो अपलोड करा दिए हैं। तो जो थीम वाइज एनालिसिस है, इसका फायदा क्या है, जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैंने इसमें ये समझाया आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा इसमें कि कौन सा हड़प्पा का शहर, जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा सिटी है, अब वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, एक टाइप का हो गया। दूसरा क्या पूछेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी शहर, जैसे मान लो मोहनजोदड़ो है, अब ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान लोकेशन पूछ ले रहा है इसकी। या कोई भी, अगर हड़प्पा का कोई भी मान लीजिए कोई भी स्थल है, अगर कोई भी स्थल है तो इसकी उत्खननकर्ता कौन थे, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तीसरा चौथा टाइप का पूछता है कि कोई स्थल है, वहां से क्या मिला है, यानी वहां से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन, ये मैं क्या कराया हूं, मैं अपने चैनल पे ये एनालिसिस करा दिया हूँ थीम वाइज। तो आप वहां से जो 25-30-40 मिनट का वीडियो बना रहा है, आप वहां से क्या करेंगे, आप थीम देखेंगे कि ऐसी ऐसी थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए सोर्स क्या फॉलो करेंगे आप। तो वहां से मान लीजिए थीम देख लिया, आपका पीवाईक्यू का समझ आ गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप करेंगे क्या, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप 2 चीजें करेंगे। एक तो लगाएंगे घटना चक्र, एक क्या करेंगे, एक आप लगाएंगे घटना चक्र। दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज आप करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको क्लास 6 की एक एनसीईआरटी, और एक पढ़नी है क्लास 12 की पार्ट 1। ये 2 एनसीईआरटी करनी है आपको, यानी एक काम करना है, ये पहला काम करना है घटना चक्र, और दूसरा काम करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कौन से, तो क्लास 6 और क्लास 12 की एनसीईआरटी। ये दोनों एनसीईआरटी मैंने अपने चैनल पे करा दी, आप वहां से पढ़ लीजिए बिल्कुल। अगर कोई भी सवाल आएगा तो जो बच्चा जो सिलेक्ट होगा वो करेगा, आप वो भी क्वेश्चन बिल्कुल भरोसा रखिए कि आप भी वो क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको बस इतना करना है। इसके अलावा क्या करना है, अब हिस्ट्री का एक पोर्शन हो गया। अब इसी तरह आएगी मिडिवल हिस्ट्री। अब मिडिवल हिस्ट्री में क्या चीज़ें करनी होती हैं, हमें हमें देखना है कि मिडिवल हिस्ट्री के कितने सवाल आते हैं। तो लगभग इसके भी सवाल 5 प्लस आने का अनुमान हर साल रहता है, यानी कभी तो 3 से 5 के बीच में सवाल वेरी करते रहते हैं। पर मिडिवल हिस्ट्री की अच्छी बात क्या है, इसमें भी सेम 2 चीज़ें फॉलो करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है, घटना चक्र करना है। अब घटना चक्र का फायदा क्या होगा, एक तो फायदा ये कि आप क्वेश्चन देख के समझ पाएंगे क्या पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि सेम रिपीटेड क्वेश्चन क्या होता है, कि पीसीएस का जो एग्जाम होता है, आप इसमें देखेंगे कि जो 150 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से लगभग इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो लगभग जो क्वेश्चन बनेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 25 से 35 क्वेश्चन ये क्या होंगे, रिपीटेड होते हैं, यानी हर साल रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, मतलब जो पूछे जा चुके हैं, जैसे कभी छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन आ गया, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन आ गया, या यूपीएससी का कोई क्वेश्चन होगा, तो सेम रिपीट हो जाता है, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट। तो इन क्वेश्चन का फायदा ये होगा कि आप घटना चक्र अगर लगा लिए तो ये क्वेश्चन आप सेम बना पाएंगे। ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा क्या करना है मिडिवल हिस्ट्री के लिए, इसके लिए एनसीईआरटी फिर पढ़नी है। अब कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, 2 एनसीईआरटी करनी है। एक तो क्लास 7 की एनसीईआरटी करनी है, एक करनी है क्लास 12 की एनसीईआरटी। क्लास 12 में 3 पार्ट हैं, तो पार्ट 2 जो है वो मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो पार्ट 2 करना है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अब चैनल पे एक एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू किया हूँ अपने, तो आप उस सीरीज को पूरा फॉलो करिए। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, ये जो बनाए गए वो क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, और आपको 40 से 42 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट एक वीडियो में लगेगा आपको देखते हुए, तो आप वहाँ से आसानी से कवर कर पाएंगे। ये हो गया मिडिवल हिस्ट्री के लिए। अब आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, हमें सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है, वो है स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम की बुक हमें फॉलो करनी है, उसको पढ़ना है, उसका रैपिड रिवीजन करना है, बार बार करना है। सिर्फ ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं होगा। स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक है एक तो, दूसरी चीज़ है आपको उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तो आप हर चीज़ याद कर पाए ये बहुत मुश्किल होगा। तो क्या करना है, उसका बार बार रिवीजन करना है। अब स्पेक्ट्रम की बुक का मैं रिवीजन अभी तो नहीं कराया हूँ, लेकिन अभी आपको रिवीजन करवाऊंगा। आप वहाँ से कर सकते हैं, या आप अगर बुक पढ़ पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें करनी है। अब करना क्या होता है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से फंस रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो एंशिएंट सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी 1885 के बाद की घटनाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, विद्रोह भी पूछे जा रहे हैं। दूसरा, पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन 1885 के बाद से लेकर 1947 के बीच की घटनाओं से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप हिस्ट्री के लिए करेंगे। अब हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के अलावा क्या चीज़ बचा। अब हिस्ट्री के अलावा बचता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप क्या करेंगे, पॉलिटी के लिए आप केवल एक सोर्स फॉलो करिएगा, केवल एक सोर्स, और वो है घटना चक्र। केवल एक सोर्स, कोई किताब नहीं पढ़नी है, ना लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, ना कोई डी वसु पढ़नी है, ना एनसीईआरटी पढ़नी है, आप इसमें से कुछ भी नहीं करिएगा। क्या करना है, सिर्फ आपको घटना चक्र लगाना है, और लगभग 3 से 4 बार घटना चक्र लगाना है। इसमें क्या फायदा, पॉलिटी के अगर हर साल लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन। ये नेचर है लगभग इतना, जैसे 2025 में 20 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के। और अगर 2022 की बात करेंगे, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2000 2024 में मैंने दिया था, तो 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के, वो लगभग 22 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब मान के चलिए कि 20 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी से हर साल आपको मिलेंगे। अब करना क्या है पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए आपको एकमात्र सोर्स फॉलो करना है, वो है घटना चक्र। केवल घटना चक्र लगाना है, उसका बार बार रिवीजन करना है, और घटना चक्र कम से कम 5 से 6 बार अगर आप लगा पाएं एग्जाम तक, 3 से 4 बार कर पाएं बहुत अच्छी बात। पर अगर आप 5 से 6 बार कर पाते हैं, करने का तरीका क्या होगा, आप जब भी पॉलिटी की घटना चक्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल आती हैं, क्योंकि आपने पॉलिटी, हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है। तो पॉलिटी में जो चीज़ें आपको आती हैं आप वो पढ़ते जाइए, क्वेश्चन के फ्रेम में होती है, आप पढ़ते जा रहे हैं। पर जिस क्वेश्चन को आपने किया और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, हाईलाइटर से क्वेश्चन का जो नंबर लिखा हो, तो इसे लिखा हो ना 25 नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो जब ये हाईलाइट कर देंगे, तो जो आप दोबारा घटना चक्र पढ़ेंगे तो सिर्फ वही चीज़ देखेंगे। दूसरा, ये एक तरीका होगा कि इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ आती है वो तो आती ही है, पर जो चीज़ें आपने नहीं बना पाई, आप उसको हाईलाइट कर दिए। अब उस पे क्या किया आपने, एक हाइलाइटर से, एक कलर के हाइलाइटर से कर दिया, ठीक है। अब आप ये ऐसा करके दूसरी बार मान लीजिए आप पढ़ लिए। अब तीसरी बार में क्या करना है, जो चीज़ें आपको याद आ गई थी वो तो हाईलाइट भी हो गई, तो मिट भी नहीं सकती, तो आपको क्या करना है, दूसरे कलर के हाइलाइटर से उसमें जो चीज़ें बची हैं, उसी क्वेश्चन नंबर के नीचे उस तरह से एक डॉट रख दीजिए आप, ऐसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो आप तीसरी बार रिवाइज कर लेंगे। आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आपको बुक किसी को दिखानी नहीं कि वो गंदी होगी अच्छी होगी, आपको बस पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए एकमात्र सोर्स फॉलो करेंगे, वो है घटना चक्र। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी के लिए क्या करना है। अब ज्योग्राफी के लिए क्या क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए करना पड़ेगा आपको, एक तो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके लिए आपको क्या करना है, मैपिंग से ज़्यादा सवाल मिलेंगे आपको, जैसे रिवर। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, ऐसे पूछ लेता है इसमें कि ये ट्राइब है, एक जनजाति है, ये किस लोकेशन पे पाई जाती है, या फिर ये वाटरफॉल है, अब ये किस देश में है, ये रिवर है, इसका माउथ कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, तो आपको एक चीज इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या बताया, एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए दूसरी चीज क्या करनी है, घटना चक्र आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं एक सीरीज शुरू करूंगा अभी यूट्यूब पर, फ्री में पूरी तरह से। तो आपको क्या करना, आपको वो पूरी सीरीज फॉलो करनी है, सिर्फ आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी है, और जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन, आप वो पूरे क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सिस्टम है कि आपको इसमें सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड ही मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया आपके पास घटना चक्र होगी ही, तो अगर आपके पास घटना चक्र है तो आपका क्या है, आप इससे तो रिवाइज कर रहे हैं बार बार। दूसरी चीज, मैं आपको एक थीम वाइज पढ़ा दूंगा, थीम वाइज जैसे वाटरफॉल एक साथ करा दूंगा, रिवर एक साथ करा दूंगा। तो इसका क्या फायदा होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बस एक सीरीज फॉलो करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे क्या आता है, मैंने हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। अब आएगा खेल साइंस का। तो साइंस एंड टेक में क्या करना है,
तो साइंस में जो साइंस का पोर्शन है, साइंस में आप देखेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और बायो के क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, जो ये पोर्शन है इसके लिए आपको सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है, वो लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक आप बार बार पढ़िए। अब लूसेंट के बुक में सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बायो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी तक 12th तक फिजिक्स का जो लेवल पढ़ा है, जैसे कोई भी चीज़ का सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता भी हैं। तो अब वो चीज़ें आप कर भी सकते हैं। इसके लिए साइंस के लिए दूसरा क्या सोर्स है, दूसरा सोर्स है घटना चक्र। घटना चक्र इसलिए कि आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप करेंगे यहाँ से। बायो के लिए आपको लूसेंट बार बार पढ़नी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, लूसेंट के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं मिलेगा आपको। तो लूसेंट आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना फायदा होगा साइंस के लिए। अब आएगा खेल करंट अफेयर्स का। अब मैं आपको करंट अफेयर्स का पूरा सिस्टम समझाता हूँ, करंट अफेयर्स में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसी चीज़ें आपको करनी है करंट अफेयर्स के लिए, वो सब मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, आपको क्या करना होता है। तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो करंट अफेयर्स में क्या होगा कि लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स में, लगभग क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 30 के आसपास। 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ से जाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि करंट अफेयर्स, एक तो 30 क्वेश्चन का बड़ा वेटेज है करंट अफेयर्स। अब हिस्ट्री के लिए तो आप रेगुलर सोर्स फॉलो करेंगे, करना चाहिए, आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे, पर करंट अफेयर्स एक ब्रॉड एरिया है, तो उसके लिए क्या क्या करना है। जैसे 30 क्वेश्चन है, अब इनको मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, यानी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे ये वाले 10 क्वेश्चन है, तो इसमें पूछेगा क्या आपसे, इसमें पूछेगा कोई प्राइज अगर किसी को दिया गया है, जैसे कोई बुक पब्लिश हुई, उसके ऊपर किसी ने, कोई किसी संस्था ने किसी को एक प्राइज दिया या कोई पुरस्कार दिया, तो वहां से आप देखेंगे कि इस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत चर्चा में रहा है, कोई व्यक्ति बहुत चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में पूछ लेगा 1 से 2 क्वेश्चन। इसी तरह से क्या पूछेगा, कोई ऑपरेशन बहुत चर्चा में रहा हो, जैसे अभी क्या होता है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंधु, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्या पूछा जाएगा, कोई भी एक्सरसाइज यानी कोई भी युद्ध अभ्यास जो होता है, अगर वो चर्चा में रहता है तो उस पर 1 से 2 सवाल मिल रहे हैं। इसके अलावा कभी कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, जैसे जल दिवस, अब इसकी थीम क्या है ये पूछ लेगा। तो ये मिला करके 10 सवाल लगभग बनाए जाएंगे एग्जाम में यहाँ से। अब दूसरा वेटेज क्या है, ये 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, अब ये पूछे जाएंगे, इसमें आप रख लीजिए यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स। अब यहाँ से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाने चाहिए। अब मैंने 2024 में जब पेपर दिया था तब तो मात्र 1 सवाल आया था यूपी स्पेशल का, लेकिन अगर आप 2025 का एनालिसिस देखेंगे तो यूपी जीके के टोटल सवाल 12 से 15 हैं, यानी टोटल सवाल यूपी जीके के 12 से 15 हैं। अब जिसमें से 4 या 5 सवाल क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। तो यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है वो 4 से 5 क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। उसमें क्या ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या चीज़ें पढ़नी है, वो तो आप मैगजीन के थ्रू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये मैगजीन करनी है, ऐसे करनी है, ठीक है। अगर इसमें और सेक्शन देखें तो इसमें एक सेक्शन है स्पोर्ट का, यानी खेल पे सवाल पूछे जा रहे हैं हर साल 3 से 4, 3 से 4 सवाल हर साल खेल पे आ रहे हैं, और 1 से 2 सवाल क्या आ रहे हैं, दिवस पे आ रहे हैं। जैसे कोई भी दिवस किसी साइंटिस्ट के नाम पे बना दिया गया, या कोई नया दिवस बनाया गया। अब जैसे संविधान हत्या दिवस चर्चा में चल रहा है, ऐसे कोई भी दिवस बनाया गया उसके बारे में पूछ लेगा अचानक से। अब ये हो गए 20 क्वेश्चन का। अब जो ये एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन और बचते हैं, ये पूछे जाएंगे राष्ट्रीय घटनाएं, यानी नेशनल लेवल की घटना। जैसे क्या होगा कि कहीं पे आपातकाल लगा होगा, उसकी चर्चा पूछ लेगा कि किस देश में लगाया गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछ लेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी अगर संगठन चर्चा में रहा हो, जैसे WHO, जैसे संघाई, जैसे आसियान, यहाँ से कोई क्वेश्चन बना लेगा एक तरह से। दूसरा क्वेश्चन क्या बना लेगा यहीं से, कि अगर कहीं पे इलेक्शन हुआ है तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। अगर इलेक्शन भारत में हुआ है तो पूछ लेगा किस राज्य में, अब उस राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन का पूरा फ्रेम है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो सेट किए जा रहे हैं, जो 30 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब जैसे क्या होता है, कभी पूछेगा कोई बुक, अब बुक को पब्लिश करने वाले लेखक का नाम, अब उसके लेखक हैं तो कौन से पुरस्कार पाए हैं। फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो मैंने स्पोर्ट का क्वेश्चन आपको बताया, यहीं पे यहाँ पे क्या होगा, आपको फिल्म के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फिल्म फेस्टिवल जो होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से होंगी। अब जो राष्ट्रीय लेवल की घटनाओं में ये पूछा गया, इसके साथ में रिपोर्ट पूछी जा सकती है। अब रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, कौन पब्लिश करता है, इससे रिलेटेड। तो ये पूरा करंट अफेयर्स का रिलेशन, ये करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन यहाँ यहाँ से पूछे जाएंगे। अब करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है, करंट अफेयर्स के लिए आती है घटना सार, यानी समसामयिकी, समसामयिकी घटना सार आती है।
अभी अर्धवार्षिकी तो आ गई है, मार्केट में उपलब्ध भी है, तो आप वो ले आइए। 100 रुपये के लगभग किताब होगी, तो आप वो लाइए। 200-250 पेज की बुक है, करंट अफेयर्स की 6 महीने का करंट अफेयर्स में दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो मैंने अपने चैनल पे उसका 1-2 पार्ट पढ़ा भी दिया हूँ। तो उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ पार्ट मैंने पढ़ाए हैं, यानी उसके 2 पार्ट शायद मैंने पढ़ा दिए हैं। तो आप जब उससे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने वो करा दिया है। तो आपको सिर्फ घटनाचार का एक सोर्स फॉलो करना है, वो है समसामयिकी घटना चक्र। घटनासार की जो बुक आती है वो फॉलो करनी है। ये हो जाएगा करंट अफेयर्स का वेटेज। इसके अलावा कुछ चीज़ें और, जैसे अब एक है इन्वायरमेंट का सेक्शन। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, मैंने करंट अफेयर्स बताया, तो जो करंट अफेयर्स में अपडेट है इन्वायरमेंट का, यानी सीओपी की अगर कोई बैठक हुई है तो वो कहाँ मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, वो हो गया वहाँ से। जो स्टैटिक का पार्ट बचेगा करंट अफेयर्स, सॉरी इन्वायरमेंट का, इसके लिए सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स है सिर्फ घटना चक्र। इसके लिए कुछ आपको नया नहीं करना है, केवल घटना चक्र लगानी है इन्वायरमेंट के लिए, और कुछ भी नहीं करना है। केवल इसमें जो करंट अपडेट होगा वो कहाँ से अपडेट हो जाएगा, जो आप समसामयिक घटनासार पढ़ रहे हैं वहां से अपडेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंट का पूरा सेक्शन। इन्वायरमेंट के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ये हो गया, मैंने हिस्ट्री का बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया। इकोनॉमी के लिए क्या करना है ये बताना है। तो आप इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपने कभी यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी अगर कर ली है 1-2 अटेम्प्ट, तो आपके पास नोट्स होंगे। अब मार्केट में 2-3 टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे बेसिक समझना है तो 2-3 टीचर के, जैसे एक टीचर हैं कुमार अमित सर, उनके नोट्स थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, या ऋषि जैन सर के नोट्स आप देख लेंगे। तो क्या है कि ये जो नोट्स है बहुत इजी वे में लिखे गए हैं, आप समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आएगा, जैसे आपको जीडीपी क्या होता है आप समझ जाएंगे, एनडीपी क्या होता है, बैंकिंग में क्या होता है कि एमएसएफ क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें इन नोट्स में बहुत इजी वे में लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये तो हो गया आपका स्टैटिक का पोर्शन, जो आपको कॉन्सेप्चुअल चाहिए। जैसे अगर कभी पूछ ले कि राजकोषीय घाटा, तो ये नोट से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसी की घटना चक्र आती है आर्थिकी। अब उसमें क्या करना है, उसमें जो स्कीम्स दी हुई हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो अभी तक पूछी जा चुकी हैं, उसमें जैसे 1950 से लेके अभी तक की स्कीम, तो इसमें से कुछ खास स्कीमों का क्रम पूछा जा रहा है। अभी मैंने जब पिछले साल क्वेश्चन दिया था तो 1955 के आसपास की स्कीमों का क्रम पूछ लिया। तो जो स्कीमें 1955 से 60 के बीच में चलाई गई, 4 स्कीमें 5, अब उसमें से क्रम पूछ लिया। अभी इसमें क्या होता है, इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि जो योजना आयोग था, तो पीसी महालनोबिस ने जो योजना आयोग के किस योजना आयोग की थीम तैयार की थी, गरीबी हटाओ किस योजना आयोग में था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको घटनाचार की जगन्नाथ चक्र की जो आर्थिकी आती है वहाँ से बेहतर तरीके से कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए 2 सोर्स करने हैं आपको, या तो आप किसी भी टीचर के मार्केट से जो ईजी वे में उपलब्ध है, मैंने आपको 2 नाम बताए, आप इनके नोट्स पढ़ सकते हैं, या तो क्या करेंगे आप घटना चक्र पढ़ेंगे। यहाँ से आपका इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा कोई सेक्शन नहीं बचा जहाँ से आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब मैंने साइंस के लिए बता दिया, यूपी जीके के लिए यूपी जीके की कोई भी बुक आती है आप वो देख लीजिए, कोई भी बुक देख लीजिएगा यूपी जीके की। मार्केट में जितनी भी बुकें हैं यूपी जीके की या यूपी से रिलेटेड, आप कोई भी बुक फॉलो करिएगा, सब में सेम कंटेंट आपको मिलेगा। तो कोई भी बुक जो 100-150 पेज की आती हो आप वो ले लीजिए, यूपी जीके के लिए आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का वेटेज शुरू हो गया है पूछना, तो आप वहाँ से कर लेंगे। तो मैंने आपको सारी सब्जेक्ट बता दिए, इकोनॉमी के लिए बता दिया कि इकोनॉमी के लिए क्या करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए बता दिया, और किसके लिए बता दिया आपको, करंट अफेयर्स के लिए बता दिया पूरा कि क्या क्या करना है। साइंस के लिए बता दिया क्या क्या करना है, और ज्योग्राफी के लिए बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के लिए बता दिया, और हिस्ट्री के लिए बता दिया कि क्या क्या करना है। तो हिस्ट्री के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको क्या क्या सोर्स फॉलो करने हैं। अब मैं आपको पूरा एक टेबल प्रोवाइड करा देता हूँ चैप्टर वाइज, कि आपको कौन सी चीज़ें कैसे करनी है। जब आप पढ़ लें तो उसमें से कौन सी चीज़ों पे आप ये बता दें कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ ली है, अब इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ कवर हो गई मेरी, ये चीज़ अभी छूट रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करेंगे। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे अगर मैं शुरू करूँ हिस्ट्री से, क्योंकि सबसे लंबा सिलेबस है हिस्ट्री का, तो मैं अगर हिस्ट्री से आपको शुरू करूँ तो हिस्ट्री से कुछ चीज़ें कैसे करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं सिलेबस में, उसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो जैसे अगर मैं बात करूँगा आपसे एंशियंट हिस्ट्री में, यानी अगर मैं आपसे एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे एक तो पढ़ना पड़ेगा आपको क्या क्या टॉपिक के मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, स्टोन एज,
स्टोन एज मतलब पाषाण काल आपको पढ़ना पड़ेगा ये। दूसरा टॉपिक कौन सा होगा? दूसरा टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक टॉपिक और होगा, वो होगा वैदिक एज। तो वैदिक एज में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वैदिक काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ेगा बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म पढ़ना पड़ेगा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया। और कौन सा टॉपिक हो गया? एक टॉपिक हो गया जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैन रिलीजन के बारे में, ठीक है। और कौन सा टॉपिक हो गया? तो और टॉपिक है, दो धर्म और पढ़ने पड़ेंगे इसके अलावा। एक धर्म पड़ेगा आपको शैव पढ़ना पड़ेगा, और एक धर्म पढ़ना पड़ेगा आपको भागवत, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन से दो हैं? एक तो शैव हो गया और एक हो गया भागवत धर्म। ये दो धर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा महाजनपद, महाजनपदा का टाइम पीरियड, यानी छठी 6th सेंचुरी BC के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके आपको पढ़ना पड़ेगा मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्यन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको क्या पढ़ना है? पोस्ट मौर्य पढ़ना है, पोस्ट मौर्य यानी मौर्योत्तर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, ठीक है। तो गुप्त हो गया, गुप्तोत्तर हो गया, गुप्त और गुप्तोत्तर, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है? तो इसके अलावा आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा, आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा, यानी स्थापत्य तो बिल्कुल देखना पड़ेगा उस समय का, यानी जो एंशियंट हिस्ट्री का पूरा स्थापत्य है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ साउथ इंडिया के पढ़ने पड़ेंगे शासक, जैसे चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पल्लव हो गए, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप इनको छोड़ सकें यहाँ, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा? कुछ लिटरेचर होगा, यानी जो एंशियंट टाइम पीरियड का कुछ लिटरेचर होगा, यानी साहित्य है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतनी चीज़ें आप किसके लिए करेंगे? ये आप करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें हैं जो आपको एंशियंट हिस्ट्री के लिए करनी है। अब बात करेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री के लिए, वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे कि मिडिवल हिस्ट्री के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो पहला ये पढ़ना पड़ेगा कि मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ, मुस्लिम आक्रमण जो हुआ भारत पे, यानी भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम आक्रमण आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी मुस्लिम इन्वेजन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा? अब पूरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें जितने वंश हैं आप सबको सारे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे गुलाम वंश, ठीक है, एक हो गया। स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं। इसी तरह एक खिलजी वंश, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा तुगलक वंश के बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा लोधी वंश के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, जैसे विजयनगर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में विजयनगर, विजयनगर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विजयनगर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत पूरी हो गई, अब उसका प्रशासन कैसा था। आपको देखना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है, तो स्थापत्य कैसा था। इसके अलावा इस समय का कोई लिटरेचर अगर हो, यानी कुछ किताबें किसी लेखक के द्वारा लिखी गई हों इंपॉर्टेंट किताब, तो उसका राइटर पूछ लेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको पड़ेगा पूरा मुगल वंश। तो मुगल वंश में जितने भी शासक हैं, कंप्लीट मुगल डायनेस्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो बाबर से लेकर के आपको औरंगजेब तक पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसका मुगल डायनेस्टी पढ़ लेंगे तो आप इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, यानी इसका प्रशासन कैसा था, तो ये प्रशासन आप पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे कि मुगल काल में जो चित्रकला थी, चित्रकला और स्थापत्य कला, इन दो चीज़ों का पीक था यहाँ पे, यानी जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग था और शाहजहां का स्थापत्य कला का। तो इनसे रिलेटेड नाम पूछ लिए जाएंगे कि
ये वाला स्थापत्य किसने बनवाया, मतलब कभी पूछ लेगा ये लाल किला किसने बनवाया, किस पत्थर से बना हुआ है। या चित्रकला के बारे में, ये वाले चित्रकार किसके समकालीन थे, किसके शासनकाल में थे। तो ये मुगल से आपको पढ़ना पड़ेगा और मुगल का लिटरेचर देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उस समय जो कोई विदेशी लेखक जितने भी थे उन्होंने कौन से पुस्तक लिखी है उसके बारे में। अब इसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन आप देख लेंगे थोड़ा बहुत, यानी मुगल साम्राज्य के बाद जो औरंगजेब के बाद के जो शासक आए हैं वो, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। थोड़ा बहुत देखना आपको, ये नहीं कि डीप देखना है उनके बारे में, तो आप उनके बारे में सिर्फ घटना चक्र में जो देखेंगे वहीं से हो जाएगा। अब ये हो गया एंशिएंट और मिडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़नी है। आपको स्पेक्ट्रम में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि छोड़ सकते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं जो छोड़ा जा सके, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या करना है स्पेक्ट्रम में। जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या क्या करना है आपको, वो मैं बता दूं आपको क्या क्या करना है। तो आपको उसमें सबसे पहला करना पड़ेगा कि जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी यूरोपिया कंपनी जो आई, तो यूरोपियों का आगमन पढ़ना है, ठीक है। एक ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और साथ में जो बंगाल के नवाब थे उसके समय, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध होता है इसी समय, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको इसी समय कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, यानी जो उस समय रीजनल स्टेट थे, जैसे पंजाब और मैसूर, तो पंजाब और मैसूर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक दो बार। अब क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा जो गवर्नर जनरल थे या जो वायसराय हैं, इनका टाइम पीरियड, इनके समय कोई घटना घटी हो उसके बारे में, इन्होंने कोई एक्ट बनाया हो स्पेशल उसके बारे में, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद सीधे आप पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट, ये हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें यहाँ से करेंगे, 1857 का रिवोल्ट जो है आप यहीं से करेंगे, ये हो गया। इसके बाद की कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसी समय ये चीज़ें तो इसमें हो गई कि गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए कार्य, यानी इन्होंने जो भी कोई इंपॉर्टेंट कार्य किया हो, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कौन से गवर्नर जनरल के समय कौन सा एक्ट लाया गया, जैसे 1 लाख रुपया देने का, शिक्षा पे हर वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव कब किया गया, किस एक्ट में किया गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, अब करना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, यानी आईएनसी की स्थापना होती है 1885 में। तो इससे पहले की जो संस्थाएं हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कुछ नाम जैसे रखे गए थे आपको, बंगाल जमींदार एसोसिएशन, ऐसी जो भी संस्थाएं थी 1885 से पहले की, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये जितनी भी संस्थाएं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनकी संस्था स्थापना कब हुई है और इनके स्थापक कौन थे, यानी किसने स्थापना की है और कब स्थापना हुई है। फिर आप पढ़ेंगे कि आईएनसी के बाद की सारी घटनाएं। फिर आपको मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ क्या पढ़ना, कि गरम दल नरम दल ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बंगाल विभाजन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर मुस्लिम लीग का गठन, क्योंकि ये घटनाएं सीक्वेंस में घटती जा रही है ना, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते। फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो आप आईएनसी के सारे सेशन जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस सेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटती है। फिर हम गांधी जी द्वारा, जब गांधी जी की एंट्री होती है 1915 से, तो जितने आंदोलन होते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय योग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब के बारे में, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी के गठन, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है वहाँ से। तो उसमें मैं आपको कुछ नहीं बता रहा कि ये चीज़ें छोड़ देंगे आपको। इसके बाद का गांधी इरविन पैक्ट हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, प्रांतीय चुनाव जब होते हैं, पूना पैक्ट होता है, गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको करनी है। यानी पूरी इसके बाद की स्पेक्ट्रम में जितना कुछ दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा पोर्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद जो ज्योग्राफी का बचा वो मैं आपको खुद करा दूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 12th 11th की, वो हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे सारी चीज़ें। ये रही पूरी स्ट्रेटजी की पीसीएस में कैसे कैसे करनी है। अब मैं हिस्ट्री के लिए तो मैंने थीम वाइज एनालिसिस करा भी रहा हूँ एंशिएंट का, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी मैं मॉडर्न के लिए कराऊंगा इसी तरह से, इसीलिए मिडवल का कराऊंगा, फिर इसी तरह ज्योग्राफी का कराऊंगा। तो आप देखते चलिएगा, आप साथ साथ तैयारी करिएगा। उम्मीद करूंगा मैं कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, यानी आप हर हाल में 90 प्लस तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए मेरे साथ।